हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा था। उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके बारे में जानकारी ली थी कि एक छायावादी कवि थे और उनके मुख्यतः छायावाद के मुख्य स्तंभ थे, 4 स्तंभों में से एक थे। तो आज हम इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले आती है भाव पक्षी विशेषताएं, मतलब उनकी जो कविताएं थी उसके अंतर्गत उनके क्या क्या भाव जे थे जो कि मुख्य थे और जिन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा विचार अपने व्यक्त किए हैं। ये बहुत ज़्यादा विशेष दिखाई देते हैं जो जिनमें से पहला है वर्ण विषय वैविध्य। प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, भारतीय संस्कृति, दर्शन, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद वर्णन, प्लयवाद, पलायनवादी चित्रण तथा धर्म आदि अनेक विषयों को भी जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य का विषय बनाया। मतलब उनके जो विषय थे वो काव्य के, वो बहुत सारे थे, चाहे वो धर्म थे, चाहे दर्शन था, चाहे भारतीय संस्कृति, चाहे प्रेम, चाहे सौंदर्य, बहुत विषयों पर उन्होंने अपने काव्य किए, अपने काव्य की रचना की। तो नेक्स्ट है श्रृंगार की सात्विक उद्भावना। रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार अपनी स्थूलता के कारण हेय-सा बन गया था। तो रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार में एक तरीके से राधा कृष्ण के माध्यम से बहुत अनगन काव्य करना शुरू कर दिया था जिसका कोई अर्थ नहीं था, इसीलिए वो बहुत निकृष्ट श्रेणी में पहुंच गया था। और द्विवेदी युग में वही रसराज श्रृंगार अपनी रसमय तक हो चुका था। यानी कि जो रीतिकाल से रस की बात चली थी कि उन्होंने श्रृंगार को रीतिकाल में हे बना दिया था और द्विवेदी युग में वो अपनी रसमयता खो चुका था। प्रसाद जी ने उसी को एक नई ऊंचाई प्रदान की, उन्हें एक नया पद दिया। यानी कि श्रृंगार जिसे रसराज कहा जाता है उसे पुनः रसराज की जो पद है उसमें सुशोभित किया और उन्होंने साहित्यिक श्रृंगार की उद्भावना की और श्रृंगार को पुनः अभिव्यक्त किया। नेक्स्ट है नारी जाति के विभिन्न रूपों की परिकल्पना। रीतिकाल में नारी केवल भोग विलास का साधन मात्र बनकर रह गई थी। जैसे मैंने कहा आपको, रीतिकाल में श्रृंगार जो है वो बहुत ही निकृष्ट कोटि का हो चुका था, इसीलिए उसमें कुछ अपनाने वाली बात नहीं थी, यानी कहो कि उसमें कुछ रस नहीं रह गया था। तो इसी तरह उन्होंने रीतिकाल में जो है नारी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गलत या निम्न कोटि का काव्य किया, जिससे जो नारी का जो विषय है जिस पे बहुत सुंदर काव्य अन्य कवियों ने किया है उसे केवल रीतिकाल में भोग विलास का साधन मात्र बना दिया था और उसका मृत रूप भी बिहारी को सुरक्षित मुखिया सा लगता था। किंतु प्रसाद ने श्रद्धा से युक्त होकर नारी जाति के सामने अपने मस्तक को झुका दिया। यानी कि उन्होंने नारी जाति के प्रति अपनी जो भावना है उसे आदर के साथ व्यक्त किया और उस नारी के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त किया, जिससे वो जो निकृष्ट हो चुकी थी, जिसके प्रति विचार अच्छे नहीं व्यक्त हो रहे थे काव्य में, उसको एक अच्छे काव्य में उन्होंने व्यक्त करना शुरू कर दिया। यानी कि नारी के विभिन्न रूपों की उन्होंने एक सुंदर कल्पना की और बहुत अच्छे तरीके से उसे व्यक्त किया, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पर तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन लाइनों से पता चलता है कि उन्होंने नारी के प्रति कितनी अच्छी उद्भावना व्यक्त की है। और नेक्स्ट है ईश्वरोन्मुख लौकिक प्रेम। प्रेम चर्चा उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य है। यही कारण है कि वे स्थान स्थान पर इसका अनेक रूपों में वर्णन करते आए हैं। उनके द्वारा जो प्रेम है वो बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त हुआ है और संयोग की अपेक्षा वियोग के वर्णन में उनका जो प्रेम है वो अधिक मार्मिक है। विरह की पीड़ा की अभिव्यक्ति करने में प्रसाद जी की वृत्ति खूब रमी है, वो बहुत ही ज़्यादा निपुण है। पर आगे चल के यही लौकिक प्रेम जो है वो ईश्वरोन्मुख हो जाता है। यानी कि जो लौकिक प्रेम था वो ईश्वर के प्रति लौट जाता है और उनके ईश्वर से ही उनका प्रेम ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है और यहीं से जो है प्रसाद जी दार्शनिक हो जाते हैं। आंसू जो इनकी कविता है उसमें इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रेम में वेदना को वे विशेष महत्व देते हैं और प्रसाद जी में करुणा की एक झलक बौद्ध धर्म के दुखवाद से प्रभावित है।
नेक्स्ट है प्रकृति प्रेम। छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद जी का प्रकृति प्रेम स्वाभाविक है, क्योंकि छायावाद में ज़्यादातर जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति से संबंधित अपनी रचनाएं लिखी हैं और उनकी सभी रचनाओं में प्रकृति के विभिन्न जो रूप हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि मधुर रूप, भयंकर रूप, चेतना रूप। इन सभी रूपों में प्रसाद जी ने प्रकृति के बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट है संस्कृति प्रेम। प्रसाद जी की सभी गद्य एवं पद्य रचनाओं में उनका भारतीय संस्कृति के प्रति अनुपम अनुराग देखा जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने नाटकों का विषय पुराणों तथा बौद्ध कथाओं से लिया है, जो भारत के अतीत का गौरवशाली युग था। देश के प्रति उनका अनुराग चंद्रगुप्त नाटक में भी देखा जा सकता है, जिसका एक गीत अरुण है यह मधुमेह देश हमारा आपके कोर्स में भी लगी है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है सौंदर्य प्रेम। प्रसाद जी ने सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। श्रद्धा के जो नीले मेघ चरमावृत है, यत्र तत्र अनावृत जो कोमल अंग है, उसमें बिजली के गुलाबी फूलों की कल्पना करना अत्यंत कमनीय है। मतलब उन्होंने जिस सौंदर्य का वर्णन किया है वह बहुत ही एक कोमल जो चित्रण होता है उसे उन्होंने किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजीव चित्रण उसका उन्होंने किया है। अब बात करते हैं कला पक्षी विशेषताओं के बारे में। कला पक्षी विशेषताओं के अंतर्गत जो बातें आती हैं वो व्याकरण से संबंधित होती हैं, जैसे कि कविता में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की शैली इस्तेमाल की गई है, अलंकार कौन कौन से उनके प्रिय हैं, कौन सा रस आया है और किस छंद के अंतर्गत वो रचना कही गई है। तो प्रसाद जी ने जो मुख्यतः भाषा इस्तेमाल की है वो उन्होंने इस धारणा को बदल दिया कि ब्रज भाषा ही काव्य के लिए उपयुक्त है। उन्होंने अपनी कोमलकांत पदावली युक्त भाषा के प्रयोग में खड़ी बोली को जो मधुर रूप प्रदान किया। कुछ प्रारंभिक रचनाओं को छोड़कर उनकी संपूर्ण रचनाएं संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली में है, यानी कि उनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। अब प्रसाद जी की गद्य रचनाओं में प्रेमचंद की तरह भाषा की विविधता दृष्टिगोचर नहीं होती, वे प्राय एक रस ही रहती है, किंतु कोमल प्रसंगों में वह गीति में हो जाती है। तो कहीं कहीं इनकी रचनाओं में सुंदर व्यंग्य भी दृष्टिगोचर होता है, पर यह व्यंग्य विशेष चुटीला न होकर सरल और मधुर होता है। भाषा में लक्षणा और व्यंजना शब्द के प्रयोग में से अतीव अर्थवत्ता आ गई है। उन्होंने भाषा के हर एक क्षेत्र में अपनी दृष्टि रखी है और शैली के अंतर्गत प्रसाद जी की जो गद्य एवं पद्य सभी रचनाओं में उनकी अध्ययन की गंभीरता और आध्यात्मिकता की गहरी छाप है। और संक्षेप में कह सकते हैं कि काव्यात्मक गंभीर शैली से कहा जा सकता है। और काव्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रबंध काव्य और गीति दोनों ही प्रकार की रचना की है। उनके गद्य में भी सर्वत्र भावात्मकता और काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी की शैली में ओज, प्रसाद तथा माधुर्य गुण विधान, यानी कि तीनों जो गुण हैं वो प्रसाद जी की शैली में विद्यमान था। चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, सजीवता और जो सरलता आदि गुण हैं वो भी उनकी शैली में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार, उनकी रचनाओं में सभी अलंकार मिलते हैं और अलंकारों ने उनकी जो भाषा को चमत्कारपूर्ण बना दिया है। मतलब उन्होंने अलंकारों का इस सुंदरता से प्रयोग किया है कि उनकी भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, संदेह आदि लगभग सभी भारतीय अलंकारों के साथ कुछ पाश्चात्य अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जैसे कि मानवीकरण, विशेषण, विपर्य, ध्वनि चित्रण आदि। तो और नेक्स्ट है रस और छंद। रस और छंद, रस के अंतर्गत उन्होंने किसी भी रस को इस तरह से नहीं किया कि रस के लिए ही कविता लिख रहे हों। बस जो कविता उन्होंने लिखी उसी के अकॉर्डिंग रस जो है वो उनकी काव्य में समाविष्ट हो जाते हैं। फिर और इसीलिए इसी तरीके से उनकी रचनाओं में सभी रस पाए जाते हैं। और छंद के अंतर्गत उन्होंने जो है हिंदी के प्राचीन संस्कृत छंदों तथा आधुनिक समय के प्रचलित छंदों में रचना की है। उन्होंने गीत भी लिखे हैं। छंद के अंतर्गत जो है उनके रूपमाला, रोला और सार छंद आदि का प्रयोग उन्होंने कामायनी जो उनकी रचना है उसमें की है और त्रोटक और श्रृंगार छंद भी उनके प्रमुख हैं। उन्होंने गीतों का प्रयोग भी किया है। तो इस तरीके से उन्होंने व्याकरण की जो क्षेत्र है उस पर भी पूरी तरीके से उनकी पकड़ है और वो बहुत अच्छी से उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उन पर एक विशेष अपनी छाप छोड़ी है, छायावादी छाप जिसे कह सकते हैं आप। छायावादी काव्य का उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।